हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत बढ़िया हूं बेटा, उम्मीद करता हूं कि आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा आज के लेक्चर पे चलते हैं। आज है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, आज बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो डिस्कस करूंगा मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक डिस्क्रीट चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता हुआ चलता है, आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड किस पे फोर्स लगाता है, स्टैटिक चार्जेस पे नहीं, मूविंग चार्जेस पे। तो अगर एक सिंगल मूविंग चार्ज पार्टिकल पे ये फोर्स लगा सकता है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर भी तो चार्जेस ही फ्लो कर रहे हैं। तो इस पूरे के पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर पे कोई ना कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, सोच के देखिए जरा। तो सबसे पहले तो उस मैग्नेटिक फोर्स के लिए एक फॉर्मूला हम डिराइव करने जा रहे हैं। जब हम ये काम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को विजुअलाइज करवाऊंगा कुछ चीजें कि क्यों 0 डिग्री या 180 डिग्री एंगल होने पे ये मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाती है, 90 डिग्री पे क्यों ये हाईएस्ट होती है। इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इमेजिन करेंगे, ये कंसेप्ट समझेंगे। अभी तक सिर्फ हमने ये देखा है, अभी तक सिर्फ आपको ये बताया गया कि अगर चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल प्रोजेक्ट करें तो कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं एक्ट करती, और परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करें तो मैक्सिमम फोर्स एक्ट करती है। अभी तक हम ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं। आज विजुअलाइज करेंगे ऐसा क्यों, और उसके बाद अगर वक्त बचा तो हम टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वो भी डिस्कस करेंगे। जो फॉर्मूला हम डिराइव तो रेक्टेंगुलर कॉइल के लिए करेंगे, बट वो किसी भी कॉइल के लिए एप्लीकेबल होगा, वो किसी भी कॉइल के लिए एप्लीकेबल होगा। तो ये सब चीजें हम आज की क्लास में करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला बेटा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए जरा क्विकली हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इमेजिन कीजिए कि आपने एक कंडक्टर, मान लीजिए कोई वायर है, इसकी शेप नॉर्मली वायर्स की कैसी होती है, सिलेंड्रिकल, इसलिए मैंने सिलेंड्रिकल कंडक्टर लिया है। सिलेंड्रिकल ना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इमेजिन कीजिए कोई कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसमें से करंट I फ्लो कर रहा है, दैट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, सो दैट मैग्नेटिक फील्ड B मेक्स एन एंगल थीटा विद द लेंथ ऑफ कंडक्टर। इस तरह से रखा गया कि मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ऑफ कंडक्टर के बीच में एंगल कितना है, थीटा। और कंडक्टर की कुछ स्पेसिफिकेशंस यहां मैंने डायग्राम में बताई है। कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A, इसको हम कैपिटल A से डिनोट कर रहे हैं, एंड लेट अस से लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज L। क्योंकि ये कंडक्टर है, मेटेलिक कंडक्टर है, तो इसकी अपनी पहचान क्या है, इसके पास फ्री चार्ज कैरियर्स हैं। तो इसकी फ्री चार्ज कैरियर्स की नंबर डेंसिटी को यहां मैं डिनोट कर रहा हूं स्मॉल n से। लेट अस से स्मॉल n इज द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डिटरमिन करने हो, जिसको मैं कैपिटल N से डिनोट कर रहा हूं, स्मॉल n है पर यूनिट वॉल्यूम पर मीटर क्यूब, तो कैपिटल N कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, स्मॉल n है पर मीटर क्यूब। तो जितने मीटर क्यूब वॉल्यूम आप उससे मल्टीप्लाई कर दो, दैट शुड बी स्मॉल n इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर क्या होगा, A इंटू L। तो इस पूरे कंडक्टर के अंदर टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कैपिटल N, जिसको आप लिख सकते हैं स्मॉल n A इंटू L। तो ये हो गए फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर। ठीक है, तो कंडक्टर की स्पेसिफिकेशन बता चुके हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, लेंथ L। अब चलिए क्विकली डिटरमिन करते हैं इस पे कितनी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी। देखिए, अगर ये कंडक्टर मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर रखा, B वेक्टर और लेंथ ऑफ द कंडक्टर के बीच में एंगल है थीटा। जब इस कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट है क्या, दैट इज फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। इसका मतलब इसमें से चार्ज पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं। जब चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करते हैं, तो हमने ऑलरेडी एक फॉर्मूला डिराइव करके रखा उसके लिए कि उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है। वो फोर्स कितनी होती है, F इज इक्वल टू Q टाइम्स V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, इजंट इट। तो हर एक मूविंग चार्ज पार्टिकल पे इतनी फोर्स एक्ट करनी चाहिए। अब जितने चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे उतनी ज्यादा फोर्स, जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उतनी ज्यादा फोर्स एक्ट करेगी। तो हम एक चार्ज पार्टिकल मतलब एक फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स डिटरमिन करेंगे, बाद में उसको n से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास डिजायर्ड रिलेशन आ चुका होगा। तो सबसे पहले हम डिटरमिन करते हैं फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन फ्री इलेक्ट्रॉन, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ईच फ्री इलेक्ट्रॉन, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ईच फ्री इलेक्ट्रॉन। तो हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन पे कितनी फोर्स एक्ट कर रही है, सपोज मैं उसको डिनोट कर देता हूं स्मॉल f वेक्टर से, दैट इज Q टाइम्स V क्रॉस B। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, -e,
v कितना है, v हमें नहीं पता अभी तक इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे हैं। सभी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन याद होगा आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी जिसके साथ ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे होंगे। एवरेज का मतलब सबको बराबर बांट दी जाए, अगर सबकी वेलोसिटी ऐड करके सबको बराबर बांट दी जाए, मतलब हम ये मानेंगे कि सभी इलेक्ट्रॉन उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे हैं। हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर आपके लिए इनफाइनाइट है, तो उसमें बहुत सारी रैंडम पॉसिबिलिटीज हैं, बट एवरेज का कंसेप्ट आता ही इसलिए है कि अगर हम मान लीजिए 10 लोगों के पास टोटल मनी है 100 रुपीज, तो एवरेज मनी कितनी होगी 10 रुपीज। ये 10 की टोटल 100 थी, हो सकता है किसी के पास 0 हो, किसी के पास ज्यादा हो, बट एवरेज 10 हो गया, ठीक है। तो वैसे एवरेज वेलोसिटी जो है, जिसको हम नाम देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये होगी vd, ठीक है, दिस इज vd वेक्टर। तो हम मान के चलेंगे कि हर एक इलेक्ट्रॉन इस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। तो चलिए ये जो vd है, तो यहां पे ये आ जाएगा E टाइम्स vd क्रॉस b, बट E नहीं माइनस E। माइनस E क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस E ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर पॉजिटिव चार्ज इधर ट्रेवल करता, अगर पॉजिटिव चार्ज इधर ट्रेवल करता, जिस डायरेक्शन में फोर्स उस पर एक्ट करती, क्योंकि अब चार्ज नेगेटिव है तो ये फोर्स उसके ऑपोजिट होगी। आपको याद होगा मैंने बताया था, चाहे हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करें, चाहे हम राइट हैंड पाम रूल यूज करें, जितने भी रूल्स हमारे पास है वो पॉजिटिव चार्जेस को लेकर बने। तो अगर नेगेटिव चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन देखनी हो तो आप इमेजिन कर लो उस नेगेटिव की जगह पे वहां पॉजिटिव चार्ज है, ये रूल अप्लाई करो, तो अगर पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स अपवर्ड है तो पक्की बात है नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यहां ट्रेवल करेगा तो उस पे ये फोर्स डाउनवर्ड होनी चाहिए। हालांकि हम चाहें तो इसकी जगह राइट हैंड रूल भी बना सकते हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स के मोशन के लिए, ठीक है। तो चलिए, एक फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितनी एक्ट करेगी वो हम डिटरमिन कर चुके हैं, दैट इज माइनस E vd क्रॉस b। अब पूरे कंडक्टर पे कितनी फोर्स एक्ट करेगी? तो भाई चेक करो पूरे कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे। सो नाउ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय कंडक्टर, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय कंडक्टर, पूरे कंडक्टर पे कितनी फोर्स एक्ट करनी चाहिए? दैट इज इक्वल टू नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इस नेट फोर्स को मैं कैपिटल F से डिनोट करता हूं। सो व्हाट शुड कैपिटल F बी इक्वल टू? दैट मस्ट बी n इंटू स्मॉल f, इजंट इट? टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय फोर्स ऑन ईच फ्री इलेक्ट्रॉन। सो अगर आप इसको ये मल्टीप्लाई करें यहां पे, तो कैपिटल N की वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं, तो 1 से उठाइए कैपिटल N की वैल्यू, 2 से उठाइए स्मॉल f की वैल्यू, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी माइनस n e a L इंटू vd वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। देखो n e a l ये स्केलर क्वांटिटीज हैं, इनको आप vd से मल्टीप्लाई करो या b से मल्टीप्लाई करो, क्या फर्क पड़ता है? तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसके ऊपर वेक्टर साइन लगा दिया, क्रॉस b वेक्टर, राइट। अब आगे ध्यान दीजिएगा, यहां ये रिलेशन कंप्लीट होने जा रहा है। ये जो है माइनस n e a l vd, हम इसको लिख सकते हैं I इंटू एल क्रॉस b। तो इसे हम I इंटू एल लिखने जा रहे हैं। क्यों लिखने जा रहे हैं? आपको याद होगा हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक रिलेशन डिराइव किया था, I इज इक्वल टू NEAVD, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट अगर मैं दोनों साइड्स को L से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या आ जाना चाहिए, NEAVD इंटू एल, राइट। बट यहां तो माइनस था, बिल्कुल सही है। जब आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, दिस इंप्लाइज दैट, या और वी कैन से I इंटू एल वेक्टर। जब I इंटू एल को हम वेक्टर बनाएंगे, करंट एलिमेंट बनाएंगे इसको, तो इस वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि हम लेंथ को वेक्टर बना रहे हैं। अब लेंथ तो इधर भी है और इधर भी है, कोई भी डायरेक्शन हो सकती थी, बट हम यहां डायरेक्शन कौन सी देंगे उसको, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। सो I इंटू एल वेक्टर इज इक्वल टू NEAVD वेक्टर। राइट साइड में VD वेक्टर है, जब VD वेक्टर है तो अब यहां साइन नेगेटिव आ जाएगा। अब नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है भाई, राइट साइड में VD वेक्टर है, लेफ्ट साइड में I इंटू एल वेक्टर है। तो ये जो VD वेक्टर है, I इंटू एल वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी थी, करंट वाली। VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन करंट की डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा कि करंट के ऑपोजिट?
चूंकि करंट के ऑपोजिट ट्रेवल करेगा तो इसलिए हम यहां पे साइन नेगेटिव लगा रहे हैं। तो नेगेटिव जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो साइन नेगेटिव आएगा, अदरवाइज यहां साइन नेगेटिव नहीं था, बिकॉज वेक्टर फॉर्म में हमें यह बताना है कि इन दोनों की डायरेक्शन लेफ्ट साइड और राइट साइड की एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो उसी को यूज किया हमने, तो हमारे पास फोर्स का रिलेशन आ चुका है, F इज इक्वल टू आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और फाइनली इस रिलेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, F वेक्टर फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू I टाइम्स L क्रॉस B। देखो बिल्कुल एक दूसरे के एनालॉगस इस रिलेशन को कंपेयर करो। यहां पर ये रिलेशन क्या था, Q टाइम्स V क्रॉस B, Q की जगह I आ गया, V की जगह क्या आ गया L, तो इट कम्स आउट टू बी I टाइम्स L क्रॉस B। और अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में ना लिखें तो A क्रॉस B की वैल्यू क्या होती है, A इंटू बी इंटू साइन थीटा, तो आप इसको ILB साइन थीटा भी लिख सकते हैं, जैसे आप उस रिलेशन को लिखा करते थे QVB साइन थीटा। तो ये रिलेशन आ गया ILB साइन थीटा। बाकी जैसे हम वो रिलेशन अप्लाई कर रहे थे अलग अलग केसेस में, मूविंग चार्ज पार्टिकल के केसेस में, तो वैसे करंट कैरिंग कंडक्टर्स के केस में ये वाला रिलेशन एप्लीकेबल होगा, F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। यहां पर भी अगर आप चाहें तो स्पेशल केसेस कंसिडर कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने वहां लिए थे। नंबर 1, अगर थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री है। 0 डिग्री और 180 डिग्री का मीनिंग क्या है कि इस कंडक्टर की लेंथ पैरेलल टू फील्ड है, करंट पैरेलल टू फील्ड फ्लो कर रहा है, या लेंथ पैरेलल और करंट उसके ऑपोजिट फ्लो कर रहा है। तो थीटा 0 होगा कि करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है जिस डायरेक्शन में फील्ड है, और 180 का मतलब करंट उसके ऑपोजिट फ्लो कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। दिस इंप्लाइज दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं F इज इक्वल टू 0। तो इसके ऊपर कितनी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी, कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगी। मूविंग चार्ज पार्टिकल्स में भी हमने देखा था, चार्ज पार्टिकल को पैरेलल टू फील्ड या एंटी पैरेलल टू फील्ड प्रोजेक्ट करें तो इस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं एक्ट करती। सिमिलरली अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर इस डायरेक्शन में करंट अगर कैरी कर रहा है तो भी कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं एक्ट करेगी, और कंडक्टर अगर ऐसे रखा और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है राइट टू लेफ्ट, तो भी इस पे कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं एक्ट करने जा रही, राइट। बाकी सभी एंगल्स पे मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी, सिर्फ यही दो एंगल्स है जिनका साइन 0 आएगा। हाँ, तो हाईएस्ट कहां पे होगी, किस ओरिएंटेशन पे? देखो साइन फंक्शन की वैल्यू बेटा हाईएस्ट होती है जब थीटा 90 डिग्री हो, जब करंट कैरिंग कंडक्टर परपेंडिकुलर हो। इफ थीटा इज 90 डिग्री, दिस इंप्लाइज दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 1, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू। देयरफॉर हम ये भी कह सकते हैं F इज मैक्सिमम इन दिस केस, एंड F मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, जैसे वहां पे हमने पिछले केस में पढ़ा था QVB इज F मैक्स, तो वैसे यहां पे ILB है F मैक्स की वैल्यू, राइट। So in this way you will be able to determine it comfortably, isn't it? हाँ, इस केस में भी अगर चार्ज करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर करंट कैरी करके जा रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स हाईएस्ट होगी ILB। अगेन डायरेक्शन के लिए यहां पे आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज कर सकते हैं। डायरेक्शन के लिए आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, दोनों में से आप कोई भी रूल यूज करके इसकी डायरेक्शन डिटरमिन कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड रूल कैसे अप्लाई करेंगे? लेफ्ट हैंड की इन 3 फिंगर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच कीजिए। दिस फिंगर शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये फिंगर रखिए, इस फिंगर को रखिए करंट की डायरेक्शन में। पहले हम रखते थे V वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन में, V वेक्टर की डायरेक्शन में ये। अब इस केस में क्या हो जाएगा, करंट की डायरेक्शन में ये फिंगर, एंड दिस थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस कंडक्टर, राइट। यहां आप राइट हैंड पाम रूल भी लगा सकते हैं। मान लीजिए इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड और ये डायरेक्शन है करंट की, तो राइट हैंड की फिंगर्स को रखिए जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, थंब की डायरेक्शन होनी चाहिए करंट कैरिंग कंडक्टर की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन, देन नॉर्मली आउटवर्ड्स ऑफ योर पाम इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी। ये रूल्स आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, यहां दोबारा आपके सामने मैंने रिपीट किए ये रूल्स। तो इस तरह से अब आप डिटरमिन कर पाएंगे फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर
when it is placed in a uniform magnetic field. This relation is very important and very easy to understand and very easy to remember. तो आप इसको बड़े आराम से याद रख सकते हैं. So F is equal to ILB sin थीटा या I times L क्रॉस B. जैसे यहां पढ़ा था F is equal to Q times V क्रॉस B या फिर QVB sin थीटा, राइट? तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी. इट्स वेरी इजी. हाँ, अब जरा हम यहां पे एक चीज ये डिस्कस करते हैं कि क्यों जब करंट कैरिंग कंडक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल टू फील्ड करंट कैरी करके जाए, थीटा 0 या 180 डिग्री हो, क्यों इस केस में मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाती है. इस चीज को विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं, राइट? चलिए कैसे विजुअलाइज करेंगे हम इसको? हम विजुअलाइज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के टर्म्स में. जैसे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में आपको बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट एन इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की. कहां से इमर्ज करती हैं? पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज करती हैं. कहां एंटर करती हैं? नेगेटिव पे. कुछ प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी थी. वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज आपको याद होंगी. नहीं भी याद है तो मैं क्विकली थोड़ा सा डिस्कस करता हूं आपसे शॉर्टकट में. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दो चीजें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें दो चीजें बताती थी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में. एक तो डायरेक्शन और दूसरा रिलेटिव स्ट्रेंथ. सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे डायरेक्शन और रिलेटिव स्ट्रेंथ दोनों इंफॉर्मेशन देगी. डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? अगर तो लाइन स्ट्रेट है फिर तो डायरेक्शन में कोई डाउट नहीं है, क्लियर है. अगर लाइन कर्व्ड है तो इसके हर एक पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन अलग है. जिस पॉइंट पे डायरेक्शन आपको चाहिए आप उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो. इस पॉइंट पे ये, इस पॉइंट पे ये, डायरेक्शन पता चल गई. देन जहां फील्ड लाइंस क्राउडेड होंगी, रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसे पता चलती है? जहां फील्ड लाइंस क्राउडेड होंगी, जैसे यहां पे इस तरह से अगर मैं फील्ड लाइंस ड्रॉ करूं तो पक्की बात है जहां पे फील्ड लाइंस क्राउडेड है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए पे फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू बी पे. बी पे फील्ड लाइंस रेयर हो चुकी हैं. जितना ज्यादा गैप होगा फील्ड लाइंस के बीच में इसका मतलब उतना वीक फील्ड, और जहां लाइन ज्यादा क्राउडेड होंगी वहां स्ट्रॉन्ग फील्ड. तो दो चीजें पता चली, डायरेक्शन एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ. फिर उसके बाद हमने कहा था वहां वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव में एंटर करती हैं. यहां पॉजिटिव चार्ज के एनालॉगस आएगा नॉर्थ पोल और नेगेटिव के एनालॉगस साउथ पोल. बट अभी हमने बार मैग्नेट्स डिस्कस नहीं किए इसलिए मैं उस पर नहीं जाऊंगा. बाकी प्रॉपर्टीज पे चलते हैं. फील्ड लाइंस की दो प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी. दे टेंड टू कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली. लॉन्गिट्यूडनली फील्ड लाइन की टेंडेंसी होती है वो अपनी लेंथ को छोटा करे. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए भी एप्लीकेबल और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए भी एप्लीकेबल है, राइट? तो ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की टेंडेंसी है वो अपनी लेंथ को छोटा करे. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टेंड टू एक्सपैंड लैटरली. ये साइड वाइज एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करती है, हमेशा एक्सपैंड करने की कोशिश करती है. बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. इसके बेसिस पर समझाऊंगा ये फोर्स किस केस में कितनी एक्ट कर रही है और क्यों एक्ट कर रही है और किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, राइट? तो समझ आई ये बात आपको? They tend to expand laterally. मैग्नेटिक फील्ड लाइन साइड वाइज एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करती हैं, हमेशा ये एक्सपैंड करने की कोशिश करती हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ भी ऐसा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ भी ऐसा था. एक प्रॉपर्टी कॉन्ट्रास्टिंग है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्लोज लूप नहीं बना सकती बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं. ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी क्लोज लूप ना बनाए. सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में मान लो ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस स्टार्ट करती थी, इमर्ज करती थी और नेगेटिव पे आके टर्मिनेट हो जाती थी. यहां पे ये टर्मिनेट. और देखो लेटरल प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं, साइड वाइज एक दूसरे से दूर दूर जाने की ये कोशिश कर रही हैं, ठीक है? तो और बहुत सारी फील्ड लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमने पहले ड्रॉ की हैं. लेकिन ये था इलेक्ट्रिक डायपोल. इलेक्ट्रिक डायपोल पी, डायपोल मोमेंट. अगर मैग्नेटिक डायपोल आपके पास, तो नेगेटिव चार्ज के एनालॉगस होगा बेटा साउथ पोल और पॉजिटिव चार्ज के एनालॉगस नॉर्थ पोल. यहां पर भी नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस बाहर आएंगी, साउथ में एंटर करेंगी, बट विद इन द मैग्नेट ये साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल करेंगे फॉर्मिंग क्लोज लूप्स. यहां पे ये यहां से निकल के यहां टर्मिनेट होगी, वापस वहां नहीं गई, लेकिन यहां नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में एंटर करती हैं, लेकिन विद इन अ मैग्नेट ये साउथ टू नॉर्थ भी ट्रेवल करती हैं. दे फॉर्म क्लोज लूप. दिस इज अ कॉन्ट्रास्ट. This is a contrasting property of magnetic field lines as compared to electric field lines. तो ये contrasting property है. वहां पे closed loop नहीं बनते थे, यहां पे closed loop बनते थे. और वैसे भी आपने पढ़ा एक straight current carrying conductor है, अगर क्लास 10 से आप पढ़ते आ रहे हैं,
इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में चलती हैं इस तरह से। फर्स्ट लेक्चर में भी ये चीज हमने डिस्कस की थी, ठीक है। और डायरेक्शन कैसे पता चलती है, राइट एंड थंब रूल से। थंब रखिए करंट की डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग ऑफ फिंगर्स विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसे करंट अपवर्ड है तो फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज है, करंट अगर डाउनवर्ड होता तो फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज होती, ठीक है। तो ये थी फील्ड लाइंस को लेके कुछ डिस्कशन, फंडामेंटल डिस्कशन। अब मैं आपसे ये डिस्कस करने जा रहा हूं कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर मैं पैरेलल टू फील्ड रखूं तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स क्यों नहीं एक्ट कर रही, और वही लॉजिक फिर उसके बाद मूविंग चार्ज पार्टिकल पे भी एप्लीकेबल है। तो मैं कोई एक केस लेके आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा, जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर को लेके समझाऊंगा। मान लीजिए करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको लेके ये आपको सिचुएशन क्लियर करूंगा। तो मूविंग चार्ज पार्टिकल के केस में भी यही एप्लीकेबल होगा कि अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल करंट की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो उसका भी मैग्नेटिक फील्ड वैसा ही होगा, बिकॉज करंट की डायरेक्शन हम कौन सी लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। तो चलिए जरा क्विकली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप ये इमेजिन कीजिए, यहां पे मैं बोर्ड पे आपके सामने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं। सपोज इस डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैं यहां पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर रख रहा हूं इस फॉर्म में, पैरेलल टू फील्ड लाइंस। एक केस हम ये लेके चलेंगे, एक केस हम लेकर चलेंगे जब यहां पर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को रखेंगे परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस। कैसे रखेंगे, परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस, इस तरह से। अब इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है आई, ठीक है। इस केस में चेक करते हैं कितनी फोर्स होनी चाहिए। यहां इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। हाँ बेटा, सबसे पहले एक चीज समझते हैं फंडामेंटल सी, बिल्कुल बेसिक सी। ग्रेविटेशनल फील्ड कौन पैदा करता है, मास। फोर्स किस पे लगाता है, मास पे। तो ग्रेविटेशनल फील्ड एक मास ने पैदा किया, दूसरे मास पे ये फोर्स लगा रहा है, तो ये दूसरा मास भी तो अपना फील्ड पैदा कर रहा होगा। तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स को ऐसा भी मान सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन इंटरेक्शन ऑफ टू ग्रेविटेशनल फील्ड्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन इंटरेक्शन ऑफ टू ग्रेविटेशनल फील्ड। जब दो ग्रेविटेशनल फील्ड कौन पैदा करेगा, मास। ये अर्थ का फील्ड, ये दूसरा मास, इसका फील्ड, दोनों फील्ड्स में आपस में इंटरेक्शन होगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑपरेट करेगी। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन पैदा करता है, चार्ज। फोर्स भी किस पे लगाता है, चार्ज पे। तो जो उसका सोर्स है वैसी बॉडी पे वो फोर्स लगा रहा है। या ऐसा कहो इस चार्ज ने इस पे फोर्स लगाई, भाई इसका भी फील्ड है तो इसके फील्ड ने इस पे फोर्स लगाई, ऐसा कहिए। या ऐसा कहो इसका अपना फील्ड, इसका अपना फील्ड, दोनों फील्ड्स की ऐसी इंटरेक्शन हुई कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करने लगे। तो इलेक्ट्रिक फोर्स को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ये इंटरेक्शन ऑफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स है। सिमिलरली मैग्नेटिक फोर्स तभी ऑपरेट करनी चाहिए जब दो मैग्नेटिक फील्ड्स की इंटरेक्शन हो, जब दो मैग्नेटिक फील्ड्स की इंटरेक्शन हो। तो मैं आज मैग्नेटिक फील्ड को लेके समझाऊंगा, आप चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके भी ये चीजें विजुलाइज कर सकते हैं। और मैंने आपको कराया था जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम पढ़ रहे थे, उनकी रिपल्शन या अट्रैक्शन, मैंने कहा था बाकी प्रॉपर्टीज आपको ना भी पता हो, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं। अगर आपको सिर्फ फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पता है तो उसके बेसिस पे भी आप कंक्लूड कर पाएंगे कि ये चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। जैसे ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस है मान लो, तो इनकी फील्ड लाइंस ऐसे चलती थी ना, इस तरह से, याद करो। दोनों लाइक चार्जेस हैं, इस तरह से बहुत सारी फील्ड लाइंस और भी आ रही होंगी, ठीक है। तो ये ऐसे इनकी फील्ड लाइंस थी। अब मान लो हमें नहीं पता कि ये चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, बट हम जानते हैं कि फील्ड लाइंस लैटरली एक्सपैंड करती हैं, एक दूसरे पर लैटरल प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, दूर दूर जाने की कोशिश करती हैं। तो अगर ये फील्ड लाइंस एक्सपैंड करेंगी तो फील्ड लाइन किसकी वजह से, चार्जेस की वजह से। फील्ड लाइंस एक्सपैंड करेंगी तो चार्जेस दूर दूर जाएंगे। और ये भी कहा था फील्ड लाइंस, ये एक नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकल के नेगेटिव में एंटर कर रही हैं। और फील्ड लाइंस की एक प्रॉपर्टी ये थी कि दे टेंड टू कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। फील्ड लाइन अपनी लेंथ को छोटा करेगी। अगर ये फील्ड लाइन लेंथ को छोटा करेगी, ये तभी पॉसिबल है जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस पास आएंगे। इसका मतलब अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के टर्म्स में भी आप अट्रैक्शन रिपल्शन को समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए मैग्नेटिक फील्ड पे, मैग्नेटिक फील्ड कौन क्रिएट करता है, मूविंग चार्जेस। करंट कैरिंग कंडक्टर में भी क्या है, मूविंग चार्जेस।
तो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है? मूविंग चार्जेस। तो फोर्स भी किस पे लगाते हैं? मूविंग चार्जेस पे। तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ये दो मैग्नेटिक फील्ड्स की इंटरेक्शन है, ये दो मैग्नेटिक फील्ड्स की इंटरेक्शन है। चलिए जरा सबसे पहले ये देखते हैं 90 डिग्री वाला केस। जब करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। दिस इज बी वेक्टर और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। और हमने कहा था इस केस में हाईएस्ट फोर्स एक्ट करेगी कितनी? ILB। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ने यह भी बताया कि मान लो ये कंडक्टर इनवर्ट जा रहा है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड वहां है, कंडक्टर में करंट इनवर्ट है, तो फोर्स कहां आनी चाहिए? डाउनवर्ड्स। अगर करंट आउटवर्ड होता तो फोर्स कहां आती? अपवर्ड्स। अब इस चीज को विजुअलाइज करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, सपोज इस चैम्बर में, इस रूम के अंदर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, या यहां थोड़ा ओब्लिकली दिखाता हूं आपको। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे चल रही हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन। इसके परपेंडिकुलर हमने रखा एक करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या रखा? करंट कैरिंग कंडक्टर। सपोज ये करंट कैरिंग कंडक्टर इस डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहा है, कहां? इधर है। तो देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करूं, फील्ड लाइंस यहां थी, करंट कैरिंग कंडक्टर इधर करंट ला रहा है, तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो हमने ऑलरेडी पढ़ा, फोर्स कहां एक्ट करनी चाहिए? अपवर्ड, इजंट इट? अब इसको विजुअलाइज करते हैं ऐसा क्यों हुआ। चलिए, एक फील्ड ये था, इसके अंदर हमने रखा करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या ये करंट कैरिंग कंडक्टर अपना फील्ड क्रिएट कर रहा होगा, अपनी फील्ड लाइंस क्रिएट कर रहा होगा इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स? राइट हैंड थंब रूल से देखें, करंट इस डायरेक्शन में, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे चल रही होंगी, यस और नो? इस कंडक्टर को मैंने ऐसे रखा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इसकी अपनी फील्ड लाइंस ऐसे चल रही होंगी। तो दो मैग्नेटिक फील्ड्स की इंटरेक्शन, एक बाहर से जो हमने फील्ड अप्लाई किया, दूसरा इस करंट कैरिंग कंडक्टर ने अपना फील्ड क्रिएट किया। इस करंट कैरिंग कंडक्टर ने अपना फील्ड क्रिएट किया। अब इसके फील्ड लाइन चल रही है यहां पे इस तरह से, राइट हैंड थंब रूल से। तो देखो इसके ऊपर, कंडक्टर के ऊपर अप्लाइड फील्ड है इधर, और इसका अपना फील्ड कहां हो गया? इधर। तो कंडक्टर के ऊपर थोड़ी फील्ड लाइन, फील्ड एक दूसरे के ऑपोजिट एक्ट कर रहे हैं, तो फील्ड कम हो जाएगा, कैंसल आउट होंगे फील्ड लाइंस, तो ऊपर फील्ड लाइंस का नंबर कम हो जाएगा। और नीचे वाली साइड देखो, ये फील्ड लाइन जब ऐसे घूम के इधर आएंगी, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के नीचे फील्ड लाइंस की डायरेक्शन अप्लाइड फील्ड वाली है, जो बाहर से हमने फील्ड अप्लाई किया, तो इसके नीचे फील्ड लाइंस कंसंट्रेट हो जाएंगी। तो जैसे ही करंट कैरिंग कंडक्टर इस फील्ड के अंदर रखूंगा, पहले यूनिफॉर्म फील्ड था, सारी फील्ड लाइंस पैरेलल थी, इक्विडिस्टेंट थी। अब क्या होगा, जैसे यहां करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके अपने फील्ड की वजह से इन दोनों फील्ड्स की इंटरेक्शन होगी, ऊपर दोनों फील्ड कैंसल आउट हो रहे हैं और नीचे दोनों फील्ड्स एड अप हो रहे हैं। तो इसके नीचे फील्ड लाइंस ज्यादा कंसंट्रेट हो जाएंगे और ऊपर फील्ड लाइंस रेयर हो जाएंगी। अभी क्या बोला था, फील्ड लाइंस टेंड टू एक्सपैंड लेटरली। तो जब यहां ज्यादा कंसंट्रेट होगी तो ये एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगी, ऊपर वाले भी कर रही हैं, बट ऊपर पहले ही रेयर हो चुकी हैं, नीचे ज्यादा कंसंट्रेट हो गई हैं लाइंस। तो जब ये एक्सपैंड करेंगी तो इनकी एक्सपेंशन की टेंडेंसी की वजह से इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स कहां एक्ट करनी चाहिए? अपवर्ड करनी चाहिए कि नहीं? दूसरा केस, मान लो ये करंट इधर लेके जा रहा है। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, ये फील्ड, ये करंट, तो फोर्स कहां आनी चाहिए? डाउनवर्ड। तो जरा विजुअलाइज करते हैं, ये अप्लाइड फील्ड, ये करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हमने, इस करंट कैरिंग कंडक्टर, अब ये ऐसे राइट हैंड थंब रूल, तो इसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे चलेंगी। अब ऊपर फील्ड लाइंस के डायरेक्शन सेम अप्लाइड फील्ड वाली, ऊपर फील्ड एड अप होगा और नीचे कैंसल आउट होगा। ऊपर फील्ड लाइंस कंसंट्रेट हो जाएंगी, नीचे रेयर हो जाएंगी, और फील्ड लाइंस टेंड टू एक्सपैंड लेटरली। जब ये एक्सपैंड करेंगे तो इस कंडक्टर को नीचे पुश करेंगे कि नहीं? यस और नो? सोच के देखिए, राइट? अच्छा, अब ये वाला केस लेते हैं जब थीटा 0 या 180 है। तो अगर इधर इस डायरेक्शन में फील्ड आपने अप्लाई किया, करंट कैरिंग कंडक्टर रखा ऐसे पैरेलल टू फील्ड या एंटी पैरेलल, कोई एक केस ले लो, मान लो पैरेलल टू फील्ड रखा, तो इसकी फील्ड लाइंस कैसे चलेंगी? इस तरह से ऐसे चलेंगी इसकी फील्ड लाइंस, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग। बाहर से जो आपने फील्ड अप्लाई किया वो ये है, इसकी फील्ड लाइंस ऐसे चल रही हैं, दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो चारों तरफ नो डाउट दोनों फील्ड्स का रिजल्टेंट आएगा कुछ ना कुछ, बट चारों तरफ एक जैसा फील्ड ही क्रिएट होगा, क्योंकि चारों तरफ दोनों का वेक्टर सम करेंगे, दोनों में थीटा 90 है। तो अगर फील्ड चेंज भी होगा तो चारों तरफ एक जैसा चेंज होगा, किसी साइड फील्ड लाइन ज्यादा कंसंट्रेट तो नहीं होगी, इसलिए चारों तरफ से वो एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही हैं, तो चारों तरफ से सारी फोर्सेस बैलेंस आउट हो जाएंगी, तो नेट फोर्स इस पे कितनी होगी? 0। अब आप इसको इमेजिन कीजिए,
कंडक्टर की स्टेट कंडक्टर की फील्ड लाइंस आप जानते हैं कैसी चलती हैं, अप्लाइड फील्ड के अंदर इसको रखिए, विजुअलाइज कीजिए, कहीं कंसंट्रेट तो नहीं हो रही ज्यादा, जहां ये फील्ड लाइन ज्यादा कंसंट्रेट होंगी वहां से कम कंसंट्रेशन वाली साइड इस कंडक्टर पे एक फोर्स एक्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से बेटा चीजों को इमेजिन करके देखो, फॉर्मूले तो पढ़ लिए बट फिजिक्स में इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट, इट एनसर्कल्स द वर्ल्ड, इट इज अ स्टडी ऑफ नेचर। तो अब चीजों को इमेजिन कीजिए, जो आंखों से नहीं देख सकते, जो इन 5 सेंसेस से नहीं परसीव कर सकते, हम फिजिस्ट उन चीजों को विजुअलाइज करके उनके बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की हिम्मत करते हैं, ठीक है। हाँ जी बेटा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल ऑब्वियसली प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कि अगर हम एक करंट कैरिंग कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो इस पे टॉर्क एक्ट करना चाहिए। करंट कैरिंग कॉइल को अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, कॉइल है कंप्लीट कॉइल, नॉट एन आइसोलेटेड कंडक्टर, तो इस पे एक टॉर्क एक्ट करेगा। क्यों एक्ट करेगा, कैसे एक्ट करेगा, ये सब चीजें अभी मैं डिराइव करके बताऊंगा, एक्सप्रेशन क्या है वो सब चीजें अभी आपके सामने डिराइव करूंगा। बट डिराइव करने से पहले बेटा, अगर मैं डिराइव करने से पहले आपको कुछ एक बेसिक्स बताना चाहूंगा। जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, एवरी करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल behave as a magnetic dipole, it is a magnetic dipole, magnetic dipole, डायपोल मतलब जिसमें दो पोल हों, डायपोल हम कहते हैं बार मैग्नेट को। इलेक्ट्रिक डायपोल आपने पढ़ा था, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, यहां सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट मैग्नेटिक पोल्स, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल आपने पढ़ा था कैसे था, उसमें दो चार्जेस थे इक्वल एंड ऑपोजिट, एक चार्ज है माइनस क्यू और दूसरा चार्ज है हमारा प्लस क्यू। सो माइनस क्यू और ये दूसरा चार्ज आ गया प्लस क्यू। तो दिस सच ए सिस्टम इज सेड टू बी एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, वैसे इक्वल एंड ऑपोजिट मैग्नेटिक पोल्स होंगे, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक डायपोल। सिंपल वर्ड्स में कहें तो एक बार मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक डायपोल है। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डायपोल की डायपोल मोमेंट होती है जिसको हम डिनोट करते हैं पी से, तो वैसे यहां बार मैग्नेट की अपनी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगी जिसको हम डिनोट करते हैं एम वेक्टर से। यहां नेगेटिव चार्ज के एनालॉगस साउथ पोल है, पॉजिटिव चार्ज के एनालॉगस नॉर्थ पोल है। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन बेटा होती थी नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, तो वैसे यहां मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल। तो बार मैग्नेट के केस में अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे बार मैग्नेट्स को, बट यहां मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल बिहेव एज अ मैग्नेटिक डायपोल। कि अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग कॉइल है तो उसके एक एंड पे साउथ पोल अपीयर हो जाता है और एक एंड पे नॉर्थ पोल। अगर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो यहां नॉर्थ पोल होगा, और अगर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो इस एंड पे साउथ पोल होगा। इसे हम एंड रूल भी कहते हैं, फर्स्ट लेक्चर में भी ये चीज बताई थी मैंने। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंड रूल। कॉइल के एंड को देख के आप पहचान सकते हैं, करंट एंटी क्लॉकवाइज तो वहां नॉर्थ पोल है। मान लीजिए किसी कॉइल को आप वहां से देख रहे हैं, आपके लिए करंट क्लॉकवाइज है, लेकिन जब मैं देख रहा हूं तो मुझे ये एंटी क्लॉकवाइज अपीयर हो रहा है। मतलब एक फेस पे अगर साउथ पोल आ रहा है तो दूसरे पे नॉर्थ आएगा। यहां से देखने पे अगर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो यहां से देखने पे मुझे क्लॉकवाइज दिखेगी, अगर यहां क्लॉकवाइज है तो यहां मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। तो एक एंड पे साउथ पोल होगा तो कॉइल के एक एंड पे नॉर्थ पोल पक्का होगा। जब साउथ और नॉर्थ पोल दोनों आ गए तो हम कॉइल को डायपोल कह सकते हैं कि नहीं, बताइए। और यहां पर भी डायपोल की डायरेक्शन, डायपोल मोमेंट होगी तो डायपोल मोमेंट कहां से कहां होगी, साउथ टू नॉर्थ। अगर ये एंड रूल भूल जाए बेटा तो आप ऐसा कीजिएगा, एस लिखिएगा, एस के टर्मिनल्स पे एरो लगा दो, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन है करंट की तो साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल, ठीक है। मान लीजिए ये कॉइल इस तरह से परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ दिस बोर्ड, इट इज कैरिंग करंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऊपर से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज है तो पक्की बात है ऊपर नॉर्थ पोल होगा, और नीचे से देखने पे क्लॉकवाइज है तो नीचे साउथ पोल होगा। तो इसकी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, साउथ टू नॉर्थ, मतलब नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल। और यहां पर भी आप राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल इससे पहले आपने लगाया था स्ट्रेट कंडक्टर पे, कि अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर है हमारे पास, स्ट्रेट कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स चल रही हैं। अब ये सर्कल क्लॉकवाइज होंगे कि एंटी क्लॉकवाइज, उसके लिए हम राइट हैंड थंब रूल लगाते थे।
कंडक्टर को राइट हैंड की फिस्ट में पकड़िए सो दैट थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग ऑफ फिंगर्स विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन स्टेट कंडक्टर के केस में ढूंढने के लिए हमने राइट हैंड थंब रूल लगाया। सर्कुलर कॉइल में भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को ढूंढने के लिए भी और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों की सेम होगी कॉइल के केस में भी। कॉइल के केस में भी राइट हैंड थंब रूल लगाइए, लेकिन अब फिंगर्स को, पहले थंब पॉइंट कर रहा था यहां डायरेक्शन ऑफ करंट, लेकिन अब फिंगर्स कर्ल कीजिए करंट की डायरेक्शन में, क्योंकि कॉइल है। थंब विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m as well as the direction of magnetic field on the axis of coil। वैसे भी आपने पढ़ा था इसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होती है जो डायपोल मोमेंट की होती है। वैसे ही बार मैग्नेट में भी ऐसा ही होगा, इसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड B की डायरेक्शन वही होगी जो डायपोल मोमेंट की है, ठीक है। तो वैसे इस कॉइल में भी, सिंस कॉइल इज आल्सो बिहेविंग लाइक अ मैग्नेटिक डायपोल, तो इसके एक्सिस पे भी फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जो कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, राइट। तो चलिए बेटा तो यहां पे राइट हैंड थंब रूल से आप ये डायरेक्शन डिटरमिन कर सकते हैं। तो कॉइल एक डायपोल है, करंट कैरिंग कॉइल एक डायपोल है। डायपोल है तो डायपोल मोमेंट है। अब करंट कैरिंग कॉइल की डायपोल मोमेंट क्या होती है, तो ध्यान दीजिएगा बेटा, दैट इज NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, ठीक है, याद रहेगा वहां से। N is number of turns, I is current flowing through the coil, and what is A is area of the coil। बट यहां पे ये वेक्टर क्वांटिटी है, N और I तो वेक्टर हो नहीं सकते, तो हम एरिया को वेक्टर बनाते हैं। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्मल टू द एरिया। अब अगेन ये नॉर्मल टू एरिया ऊपर लेंगे कि नीचे लेंगे, उसके लिए मैं बता चुका हूं आपको राइट हैंड थंब रूल। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो अपवर्ड, क्लॉकवाइज है तो डाउनवर्ड्स। तो एक चीज यहां मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला फिलहाल याद करने के लिए कह रहा हूं, अगले कुछ लेक्चर्स के अंदर मैं ये प्रूव करके भी दिखा दूंगा कि करंट कैरिंग कॉइल एक डायपोल है और इसकी डायपोल मोमेंट NIA होगी। फिलहाल आप शॉर्टकट में याद रख सकते हैं, करंट कैरिंग कॉइल एक डायपोल है, इट्स अ मैग्नेटिक डायपोल, और इसकी डायपोल मोमेंट क्या होगी, NIA। डायरेक्शन भी मिल गई और मैग्नीट्यूड NIA, डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो करंट कैरिंग कॉइल इज अ मैग्नेटिक डायपोल। अब आपको याद होगा किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, अगर मैं किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखूं तो इस पे टॉर्क एक्ट करता था। तो वैसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मैं मैग्नेटिक डायपोल रखूं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल रखें तो इस पे टॉर्क एक्ट करता था। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं मैग्नेटिक डायपोल रखूंगा तो उस पे टॉर्क एक्ट करना चाहिए कि नहीं। सिमिलरली कॉइल इज ऑल्सो मैग्नेटिक डायपोल, तो कॉइल पे भी टॉर्क एक्ट करना चाहिए। हाँ, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल पे जो टॉर्क एक्ट करता है, इलेक्ट्रिक डायपोल पे जो टॉर्क का फॉर्मूला था वो हमारे पास था टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E या PE साइन थीटा, P क्रॉस E। सिमिलरली मैग्नेटिक डायपोल पे जो टॉर्क है, P की जगह P के एनालॉगस M मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, E की जगह क्या आ जाएगा, B इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड। तो यही फॉर्मूला होना चाहिए। तो लास्ट में आके वेरीफाई करेंगे क्या हमारा फॉर्मूला इसके साथ सिंक्रोनाइज कर रहा है, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चलिए जरा क्विकली स्टार्ट करते हैं। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फिलहाल मैंने आपके सामने कॉइल बनाई है, हाँ इसमें एक ही टर्न मैंने डायग्राम में इंडिकेट किया। फिलहाल एक सिंगल टर्न की कॉइल पे टॉर्क डिटरमिन करेंगे। अगर कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो हम उस टॉर्क को n से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये टॉर्क हम सिंगल टर्न का डिटरमिन कर रहे हैं। जितने ज्यादा टर्न्स होंगे हर एक टर्न पे उतना ही टॉर्क एक्ट करेगा, तो हम n से मल्टीप्लाई करेंगे। सो लेट्स इमेजिन अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ लेंथ L, ब्रेड्थ B। लेट्स इमेजिन अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ लेंथ L एंड ब्रेड्थ B। देखो ये लेंथ है कॉइल की और ये ब्रेड्थ है। कॉइल कैसी है, रेक्टेंगुलर, कैरिंग अ करंट I, कैरिंग अ करंट I। इस कॉइल में करंट I मैंने इस डायरेक्शन में दिखाया यहां पे। प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर इसको प्लेस किया, सो दैट प्लेन ऑफ द कॉइल, सो दैट प्लेन ऑफ द कॉइल, जैसे ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसको मैंने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मान लीजिए इस रूम के अंदर बहुत सारी फील्ड लाइंस हैं,
यूनिफॉर्म फील्ड है, इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो यूनिफॉर्म फील्ड के केस में फील्ड लाइन सारी की सारी पैरेलल होंगी, कोई फील्ड लाइन यहां से जा रही है, यहां से भी जा रही है, इधर से भी जा रही है, इधर से भी, इधर से भी, तो बहुत सारी फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में जा रही हैं, जो मैंने बोर्ड पे इंडिकेट किया इस डायरेक्शन में फील्ड लाइंस हैं। कॉइल को इस तरह से रखा, ऐसे नहीं, फील्ड लाइन जैसे जा रही है ना, यहां रखता तो कॉइल का प्लेन एंगल कितना बना रहा है, 0, लेकिन इसको इस तरह से रखा, ये देखिए टॉप व्यू देखिए इसका, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं कि प्लेन ऑफ द कॉइल इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कॉइल को नाम दिया मैंने PQRS। पूरी कॉइल का जो प्लेन है, प्लेन ऑफ द कॉइल, दिस प्लेन ऑफ द कॉइल इज मेकिंग एन एंगल, ये है प्लेन ऑफ द कॉइल, इस तरह से इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड। ये फील्ड लाइन जैसे जा रही हैं, ये इसका टॉप व्यू है, टॉप एज है, ये बॉटम एज, ठीक है। अब इस कॉइल को हम इस तरह से देख सकते हैं, ये कॉइल 4 स्ट्रेट कंडक्टर से मिलकर बनी है। ये जो फॉर्मूला हम I टाइम्स L क्रॉस B यूज कर रहे थे मैग्नेटिक फोर्स के लिए, स्ट्रेट कंडक्टर के लिए बेटा, अगर कंडक्टर स्ट्रेट नहीं है तो उसको छोटे छोटे एलिमेंट में तोड़ दो, L की जगह DL लेके हर एक लेंथ एलिमेंट पे फोर्स डिटरमिन करो। एनीवे, यहां पे 4 स्ट्रेट कंडक्टर्स हैं, हम ILB sin थीटा फॉर्मूला यूज करके चारों स्ट्रेट कंडक्टर्स पे फोर्स डिटरमिन कर सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए चारों एजेस के साथ, इस कंडक्टर के साथ SP, ये हो गया SP, ये हो गया PQ, ये हो गया QR और ये हो गया RS, इन चारों के साथ मैग्नेटिक फील्ड का एंगल कितना होगा। देखिए बेटा, टॉप एज के साथ तो वही एंगल बन रहा है थीटा, जो मैंने पहले आपको दिखाया थीटा। बॉटम एज के साथ भी वैसे ही एंगल थीटा बनेगा, लेकिन ये जो एज है और ये वाला जो एज है, इन दोनों के साथ एंगल 90 बन रहा होना चाहिए। कोई भी फील्ड लाइन ऐसे क्रॉस करेगी, ये एज ऐसे रखूं, कॉइल को ऐसे रखूं या ऐसे, कॉइल को कितना भी रोटेट करूं, ये जो दोनों वर्टिकल एजेस हैं, इनके साथ इसका एंगल कितना बन रहा होगा, 90 डिग्री, जो कि मैंने डायग्राम में शो किया। सो प्लेन ऑफ द कॉइल इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चारों एजेस की बात करूं कॉइल की, तो टॉप और बॉटम एज के साथ एंगल थीटा बन रहा है, लेकिन दोनों वर्टिकल एजेस के साथ इसका एंगल कितना बन रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का, 90 डिग्री। वर्टिकल एज कहीं पे भी हो, फील्ड लाइंस यहां से जा रही हैं, इसके साथ एंगल इसका कितना होगा, 90 डिग्री, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन डायग्राम में डिपिक्ट कर दी गई। चलिए, टॉर्क डिटरमिन करने से पहले हमें डिटरमिन करना है चारों एजेस पे मैग्नेटिक फोर्स कितनी है, बिकॉज टॉर्क तो फोर्स की वजह से आता है ना, टॉर्क इज मूवमेंट ऑफ अ फोर्स, रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, इजंट इट। तो जरा चेक करते हैं चारों एजेस पे मैग्नेटिक फोर्स कितनी कितनी और किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। चलिए, सबसे पहले मैं इस एज पे मैग्नेटिक फोर्स दिखाता हूं आपको। इस एज पे मैग्नेटिक फोर्स को मैं नाम दे रहा हूं, अब आप इसको F1 कह सकते हैं या FPQ कह लीजिए। F1 इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्म PQ। ये इस आर्म के साथ राइट एंगल पे एक्ट कर रही होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्मली आउटवर्ड्स, इसलिए मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। इस एज पे जो फोर्स होगी उसको नाम दे दूंगा मैं F2 वेक्टर। इस एज पे जो फोर्स होगी उसको नाम देंगे F3 वेक्टर, और ये एक्ट करेगी नॉर्मली इनवर्ड्स। तब तक आप सोचिए, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे एक्ट कर रही है। इसकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्मली इनवर्ड्स, तो इसको मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देता हूं। इस एज पे जो फोर्स होगी उसको नाम देंगे हम F4। F4 कहां एक्ट करेगी, वर्टिकली अपवर्ड। F2 कहां एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। कैसे, देखिए बेटा, फील्ड इस डायरेक्शन में है, इस एज पे करंट डाउनवर्ड्स जा रहा है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करूं तो ये फोर्स की डायरेक्शन है। फोर्स की डायरेक्शन कहां आ रही है, नॉर्मली आउटवर्ड्स ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, या आपके लिए प्लेन ऑफ पेपर, मेरे लिए प्लेन ऑफ बोर्ड। तो ये नॉर्मली आउटवर्ड एक्ट कर रही है, इसलिए मैंने यहां ब्रैकेट में सर्कल के अंदर आगे डॉट मतलब आउटवर्ड्स। इस एज पे देखो, फील्ड तो उधर ही है बट करंट अपवर्ड्स है, करंट अपवर्ड्स है, तो इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स होगी उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, नॉर्मली इनवर्स। मैग्नीट्यूड पे भी आते हैं, अभी मैं सिंपली डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इस पे नॉर्मली इनवर्ड्स और इस पे नॉर्मली आउटवर्ड्स। इनवर्ड्स है तो मैंने क्रॉस लिखा, आउटवर्ड है तो डॉट लिखा। F1 इज एक्टिंग नॉर्मली आउटवर्ड्स, F3 इज एक्टिंग नॉर्मली इनवर्ड्स, ठीक है। अब आते हैं बेटा F2 पे। अब इस कंडक्टर पे जो फोर्स होगी, दिस इज L क्रॉस B, ये L है और ये B है, L क्रॉस B। A क्रॉस B के लिए भी हम राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, याद है आपको। फिंगर्स को पहले रखिए L की डायरेक्शन में और B की ओर, पहले A की तरफ फिर B की ओर क्रॉस करो। तो A हमारे लिए क्या है, L वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड उधर है,
तो L से कर्ल करो इसको B की ओर, तो इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होनी चाहिए कि नहीं, राइट? ये देखिए बेटा, ये यहां पे है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं और ये एज है, इनके बीच में एंगल थीटा। तो फिंगर्स को पहले रखिए इधर और B की तरफ कर्ल कीजिए। फिर ऊपर वाले एज पे आते हैं, ऊपर वाले एज पे करंट इधर है, तो L की डायरेक्शन हम वो लेंगे जो करंट की डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो ये L है, ये L इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो यहां से L क्रॉस B करोगे तो F4 की डायरेक्शन आएगी अपवर्ड, F3 की डायरेक्शन आनी चाहिए डाउनवर्ड्स, राइट? तो चलिए यहां पे इंडिकेट करता हूं मैं, दिस इज मैग्नेटिक फोर्स F2 एंड दिस इज मैग्नेटिक फोर्स F4, राइट? सो अब आप डायग्राम में इंडिकेट कर सकते हैं। अब मैं इसी डायग्राम में, आप चाहें तो अलग से लिख सकते हैं, मैं इसी डायग्राम में इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखने जा रहा हूं। तो F1 जो है बेटा, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होनी चाहिए, ILB sin 90 होगी, L और B में थीटा 90, मतलब कितना हो गया ILB। सिमिलरली F3B, यहां पे भी लेंथ L है और मैग्नेटिक फील्ड B है, तो इसकी वैल्यू भी वही होगी ILB sin 90 डिग्री, या फिर हम इसको सिंपली लिख सकते हैं ILB, ठीक है? चलिए इस पे देखते हैं, L और B में एंगल कितना है, थीटा, लेंथ वही लेंगे जिस डायरेक्शन में करंट है, तो यहां पे F2 की वैल्यू होनी चाहिए I। अब लेंथ क्या है, ये लेंथ ब्रेड्थ है, इसको हमने किससे डिनोट किया, B से, तो I इंटू स्मॉल b इंटू कैपिटल B इंटू साइन ऑफ थीटा, तो F2 की वैल्यू कितनी है, ILB साइन थीटा, और कहां एक्ट कर रही है, डाउनवर्ड। ILB, L की जगह हम क्या लिख रहे हैं, ब्रेड्थ B, IBB साइन थीटा। सिमिलरली जब F4 की बात करेंगे हम बेटा, तो F4 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, I इंटू B इंटू B इंटू साइन, लेंथ ये भी B है, मैग्नेटिक फील्ड B है। अब यहां जरा एंगल बताइए मुझे, यहां बेटा ये एंगल कंसिडर करेंगे ना कि ये, क्योंकि एंगल L और B के बीच में लेना, और L की डायरेक्शन वो लेनी है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में ये एंगल होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होना चाहिए, 180 माइनस थीटा होना चाहिए, तो ILB साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है? तो साइन 180 माइनस थीटा भी बेटा साइन थीटा के बराबर होता है, तो ये भी फोर्स हो गई IBB साइन थीटा। हाँ, इसकी डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड्स और इसकी डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है? तो डायग्राम में मैंने चारों स्टेट है जिस पे कितनी कितनी फोर्स एक्ट कर रही है वो इंडिकेट कर दी, यहां पे ILB, यहां पे भी ILB, ये नॉर्मली आउटवर्ड्स, ये नॉर्मली इनवर्ड्स, यहां पे IBB साइन थीटा, ये डाउनवर्ड्स, और इसी लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग F4 एक्ट कर रही है IBB साइन थीटा उतनी ही, बट ये कहां एक्ट कर रही है, वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है? तो चारों फोर्सेस आपने डिटरमिन कर ली और डायग्राम में यहां पे इंडिकेट कर दी। नाउ अब आप चाहें तो ये चारों फोर्सेस अलग से यहां लिख सकते हैं, F1 डायरेक्शन नॉर्मली इनवर्ड्स, सबकी डायरेक्शन यहां पे आप लिख सकते हैं, ठीक है? मैं आगे बढ़ रहा हूं। फ्रॉम द डायग्राम इट इज क्लियर, from the diagram it is clear that F2 is equal to F4, F2 और F4 दोनों बराबर हैं, मैंने वेक्टर साइन नहीं लगाया, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज F2 is equal to F4, यहां वेक्टर साइन लगा के मॉड लिख सकते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, एंड बोथ एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों एक्ट कर रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, along same line of action, along same line of action, along same line of action, हर वेक्टर की अपनी लाइन ऑफ एक्शन होती है। देखिए ये भी इसी लाइन के along अपवर्ड है, ये भी इसी लाइन के along डाउनवर्ड्स है, therefore they cancel each other, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, they cancel each other। मान लीजिए इस पे आप फोर्स लगा रहे हैं ऊपर, जितनी फोर्स F ऊपर एक्ट कर रही है इतनी नीचे, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे कि नहीं करेंगे, यस और नो, राइट? यहां पर आते हैं आप नेक्स्ट F1, और अगर आप चाहें तो इनका मैग्नीट्यूड लिख भी सकते थे, F1 इज इक्वल टू F3, F1 और F3 दोनों बराबर हैं, दोनों किसके इक्वल हैं, ILB के इक्वल, एंड बोथ
दोनों मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, बोथ एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये भी ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक नॉर्मली आउटवर्ड है एक नॉर्मली इनवर्ड है, बोथ एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, बट अलोंग डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन। अब इनकी लाइंस ऑफ एक्शन सेम नहीं है, अलोंग डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन, अलोंग डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन। ये इस तरह से रखा गया है, ये वाला एज ये यहां पे है और इस एज पे आउटवर्ड एक्ट कर रही है और इस एज पे इनवर्ड। तो अगर ऐसे फोर्स एक्ट करेगी तो टॉर्क एक्ट करना चाहिए कि नहीं? अगर तो लाइन ऑफ एक्शन सेम होती है ऐसे तो फिर कोई टॉर्क एक्ट ना करता। अगर ऐसे एक्ट कर रही है यहां पे इधर और यहां पे इधर तो टॉर्क एक्ट करेगा। Therefore they constitute a couple। ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? कपल। कपल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग अलोंग डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन। दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, सो दे कॉन्स्टिट्यूट अ कपल। F2 F4 इक्वल थे, लाइन ऑफ एक्शन सेम थी। यहां पे F1 F3 इक्वल है बट डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन है। एज अ रिजल्ट दे कॉन्स्टिट्यूट अ कपल। तो कपल है तो टॉर्क एक्ट करना चाहिए। अब हमारा टारगेट आ गया टॉर्क डिटरमिन करना। ये दो कैंसिल आउट हो गए, बस ये दो फोर्सेस लेने हैं। अब टॉर्क एक्टिंग के लिए हम क्या करते हैं? हम लेते हैं आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आइदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वही चीज मैं यहां डिटरमिन करने जा रहा हूं। उसके लिए सबसे पहले मैं यहां पे इस कॉइल का टॉप व्यू ड्रॉ कर रहा हूं, टॉप व्यू। दिस इज द टॉप व्यू ऑफ कॉइल। देखिए बेटा, टॉप से देखेंगे तो आपको कौन सा एज दिखेगा? पीएस दिखेगा कि नहीं? यह है ऊपर वाला एज पी एस, इजंट इट? अब ऊपर से देखेंगे तो ये फोर्स इस एज पे एक्ट कर रही है इनवर्स। तो जब आप ऊपर से देखेंगे तो इस पे जो फोर्स एक्ट कर रही है F3 वो आपको यहां दिखेगी, F3 विच इज इक्वल टू ILB। और यहां पर फोर्स एक्ट कर रही है F1 जो कि अगेन किसके इक्वल है? ILB के इक्वल। और अगर मैं यहां यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, टॉप व्यू को अगर आप देखोगे टॉप एज को, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां जा रही हैं B, इसके साथ इसका एंगल कितना है? थीटा। ये ऐसा लो। अब हमारा टारगेट क्या, और इसकी लेंथ कितनी है? B। हमें चाहिए आइदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो दोनों फोर्सेस में से, दोनों फोर्सेस की लाइंस ऑफ एक्शन अगर आप ड्रॉ करें, यहां पे भी यहां पे भी, इन दोनों लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। ट्राइंगल में नहीं देखना परपेंडिकुलर साइड, फिर तो आपको ये भी परपेंडिकुलर साइड दिखेगी। सपोज इस पॉइंट को मैं मार्क कर देता हूं X, या PQRS मार्क किए थे, चलिए इसको मार्क कर देते हैं T। तो इन दिस पर्टिकुलर राइट ट्राइंगल ये साइड कितनी है? ब्रेड्थ। तो ये साइड अगर ये एंगल थीटा है तो पक्की बात है ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। नाउ व्हाट शुड दिस साइड बी इक्वल टू? इजंट दिस साइड इक्वल टू B cos थीटा? ये तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री आप अप्लाई कर पाएंगे इन राइट ट्राइंगल PTS। PT अपॉन PS इज इक्वल टू cos थीटा, adjacent side of theta upon hypotenuse. That simply means PT is equal to PS cos theta, and what is length PS? That is small b. तो ये लेंथ दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो किसके इक्वल आ गया? B cos थीटा। ठीक है, तो यहां ये हमने कौन सा व्यू ड्रॉ किया? दिस इज टॉप व्यू, टॉप व्यू ऑफ द कॉइल। ठीक है, चलिए नाउ टॉर्क एक्टिंग, टॉर्क इज इक्वल टू आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऐसा ही करते हैं हम, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारा क्या होगा? टॉर्क। सो देखिए अगर आप दोनों फोर्सेस को, तो दोनों फोर्सेस बराबर हैं, दोनों फोर्सेस किसके इक्वल है? ILB के इक्वल, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? स्मॉल b cos थीटा, इजंट इट? क्या हम इसको लिख सकते हैं? I स्मॉल l स्मॉल b को इकट्ठा ले लिया इनटू b cos थीटा। अब लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा कि नहीं? सो टॉर्क किसके इक्वल हो गया? I इंटू एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू cos थीटा। तो ये आ गई बेटा टॉर्क एक्टिंग की एक्सप्रेशन। बट यहां पे अभी तक कॉइल में हमने सिंगल टर्न इमेजिन किया था। इफ कॉइल कंटेन्स n नंबर ऑफ टर्न्स, if this coil contain capital N number of turns, then
दिस टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू NIAB cos थीटा, इजंट इट? तो अब आपको ये चीज समझ आई कि टॉर्क कितना एक्ट करेगा किसी कॉइल पे। डायरेक्टली ये फॉर्मूला आपने याद रखना। फिलहाल मैंने ये डिटरमिन किया रेक्टेंगुलर कॉइल के केस में, बट आप किसी भी कॉइल के केस में ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, वो रेक्टेंगुलर हो या सर्कुलर हो या किसी और शेप की हो। NIAB इंटू कॉस थीटा। हाँ, प्लेन कॉइल होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि रैंडम टेढ़ी मेढ़ी कॉइल बना दी आपने, एक प्लेन के अंदर होनी चाहिए, शेप कैसी भी हो। NIAB कॉस थीटा, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और ध्यान देते हैं बेटा, अगर मैं कॉइल के प्लेन का नॉर्मल ड्रॉ करूं, ये डायरेक्शन नॉर्मल, तो देखो ये पूरा एंगल तो 90 होगा। अगर ये एंगल थीटा है, अभी मैग्नेटिक फील्ड बी मिटा देता हूं, तो ये एंगल क्या होना चाहिए, ये जो एंगल है अल्फा, ये 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं? या ऐसा करते हैं, मान लीजिए ये एंगल अल्फा है, तो इन दोनों का सम 90 है, तो थीटा को मैं लिख सकता हूं थीटा इज 90 माइनस अल्फा, इजंट इट? तो इसी एक्सप्रेशन को अगर मैं इस तरह से लिखूं, इट इज ऑल्सो इक्वल टू NIAB कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा। तो यही रिलेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यही रिलेशन आ जाएगा NIAB साइन अल्फा, ठीक है। तो आपके पास दो रिलेशन आ चुके हैं, NIAB कॉस ऑफ एंगल, NIAB साइन ऑफ एंगल। तो NIAB तो आएगा। अब कॉस यूज करोगे कि साइन यूज करोगे, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? ये बेटा इस चीज पे डिपेंड करेगा कि आप एंगल किसके साथ ले रहे हैं। आप एंगल प्लेन ऑफ द कॉइल के साथ ले रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का एंगल, या नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल। ये लाइन कौन सी है? नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड B, दिस इज नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल। तो अगर नॉर्मल के साथ एंगल पता है तो साइन यूज करो, अगर प्लेन ऑफ द कॉइल के साथ एंगल पता है तो आप कॉस यूज कीजिए। कॉमन सेंस की बात है। अगर नॉर्मल के साथ एंगल गिवन है अल्फा, क्योंकि हम तो वेरिएबल अल्फा थीटा यूज कर रहे हैं, लेकिन आप इसको याद कैसे रखेंगे? अगर एंगल नॉर्मल के साथ पता है तो आप साइन वाला रिलेशन यूज करेंगे, अगर एंगल प्लेन ऑफ द कॉइल के साथ पता है तो आप कॉस वाला रिलेशन यूज कर सकते हैं, राइट? आई होप ये चीज समझ आ गई होगी। तो चलिए, ये फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके हैं, थोड़ी सी डिस्कशन इस पे एक्स्ट्रा करते हैं। किस ओरिएंटेशन में टॉर्क हाईएस्ट होगा और किस ओरिएंटेशन में टॉर्क लोएस्ट होगा, हाईएस्ट टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, लोएस्ट टॉर्क की वैल्यू क्या होगी। लेकिन उससे पहले मैं रिलेट करवा देता हूं इस रिलेशन के साथ। ऑलरेडी हमने कहा था टॉर्क इज इक्वल टू M क्रॉस B होना चाहिए, और M क्या है? NIA। तो यहां से देखिए, अगर इसी रिलेशन को मैं यहां लिखूं तो ये होना चाहिए NIA क्रॉस B, यानी कि NI, अगर मैग्नीट्यूड चाहिए हो मुझे, अगर सिंपली मैग्नीट्यूड वाइज मैं इसको लिखूं, और टाउ इज इक्वल टू NIAB। अब A क्रॉस B क्या होता है? साइन थीटा, तो यहां साइन आना चाहिए, तो साइन ऑफ अल्फा आएगा कि नहीं? बिकॉज एंगल किसके बीच में होना चाहिए? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, तो एरिया वेक्टर यही हो गया नॉर्मल, तो सेम रिलेशन आ रहा है हमारे पास। M क्रॉस B क्या होना चाहिए? MB साइन ऑफ एंगल, एंगल बिटवीन M एंड B। M की डायरेक्शन कौन सी होगी? नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल, अभी भी बताया था यहां पे, नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल। तो नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बनाएगा उस एंगल का साइन लेंगे, और यहां पे वो रिलेशन ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है। तो सेम रिलेशन आया, देखिए। तो टॉर्क एक्टिंग के दो फॉर्मूले ऑन अ कॉइल, NIAB cos थीटा या NIAB साइन अल्फा। दोनों रिलेशन सेम है, एक में कॉस ले रहे हैं, एक में साइन ले रहे हैं। कॉस तब लेंगे जब एंगल विद द प्लेन ऑफ कॉइल गिवन हो, साइन तब लेंगे जब एंगल मेड विद द नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल। नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होगा तो हम साइन लेकर चलेंगे, राइट? आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। चलिए जरा आप यहां पे कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं। पहला केस, दीज आर सम स्पेशल केसेस। पहला केस जिसमें थीटा 0 हो। अगर थीटा 0 होगा, थीटा और अल्फा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो अल्फा कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। थीटा 0 का मतलब क्या है? प्लेन ऑफ कॉइल, क्योंकि थीटा एंगल किसके साथ था? प्लेन ऑफ कॉइल के साथ। प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड B। अगर प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड B,
ये कॉइल है और ये प्लेन, कॉइल का प्लेन और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल पैरेलल टू प्लेन ऑफ कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं इस तरीके से, इस सिचुएशन में टॉर्क कितना होना चाहिए? देखिए जरा क्विकली फॉर्मूला अप्लाई करें। थीटा 0 है तो cos 0 1, या ये वाला फॉर्मूला उठा रहे हैं तो थीटा 0 है तो कॉमन सेंस की बात है अल्फा की वैल्यू 90 तो होगी। तो जब थीटा 0 अल्फा 90 है तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? NIAB, एंड दिस वैल्यू इज द मैक्सिमम वैल्यू, दिस वैल्यू इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम टॉर्क कब एक्ट करेगा? जब फील्ड लाइंस पैरेलल टू प्लेन ऑफ कॉइल पास करें तब मैक्सिमम टॉर्क एक्ट करना चाहिए। दूसरा स्पेशल केस लेते हैं बेटा, जब थीटा 90 डिग्री है, जब थीटा जो है वो 90 डिग्री है, कॉमन सेंस की बात है, थीटा 90 है तो अल्फा 0 डिग्री होगा। थीटा 90 अल्फा 0, थीटा 90 का मतलब प्लेन ऑफ द कॉइल के साथ मैग्नेटिक फील्ड का एंगल 90, ये प्लेन ऑफ कॉइल और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ठीक है। प्लेन ऑफ द कॉइल के साथ एंगल 90, लेकिन नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल के साथ एंगल 0 होगा कि नहीं? क्योंकि फील्ड लाइंस खुद ही नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल है, राइट। तो अब देखो cos 90 वो भी 0, या ये वाला रिलेशन उठा लो, sin 0 वो भी 0, तो इन दिस केस टॉर्क इज इक्वल टू 0। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क। सो टॉर्क 0 कब होगा? फॉर्मूला याद है तो आप खुद ही प्रिडिक्ट कर पाएंगे, फॉर्मूले को देख के याद होना चाहिए थीटा क्या और अल्फा क्या है, कौन कौन से एंगल्स हैं। नहीं तो आप इसको पिक्चर की फॉर्म में भी विजुअलाइज कीजिए। जब कभी भी फील्ड लाइंस पैरेलल टू प्लेन ऑफ कॉइल जाएं तो हाईएस्ट टॉर्क एक्ट करेगा NIAB, और जब फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ कॉइल जाएं, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ कॉइल हो तो तब टॉर्क कितना होना चाहिए? 0। इस तरह से भी इसको याद रखिए, ठीक है। आई होप याद रख पाएंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए इसमें। इसको याद रखने का एक तरीका और है, अगर मैं आपसे फ्लक्स की टर्म्स में कहूं, फ्लक्स बेटा जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स था वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और वैसे भी इसका फॉर्मूला फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, B इंटू A इंटू कॉस थीटा होना चाहिए, या फिर B वेक्टर डॉट A वेक्टर। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा था E डॉट A, तो यहां क्या होगा? B डॉट A, ठीक है। तो ये बात समझ आई होगी आपको। अब सिंपल वर्ड्स में कहें, फॉर्मूले को भी छोड़ दीजिए, फॉर्मूला भी वही इंफॉर्मेशन देगा, बट फॉर्मूले के बिना हम जानते हैं फ्लक्स इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर एरिया। कॉमन सेंस की बात है, फ्लक्स हाईएस्ट कब होगा? जब एरिया परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस होगा तो फ्लक्स हाईएस्ट होगा। जब प्लेन पैरेलल टू फील्ड लाइंस हो, फील्ड लाइंस पैरेलल टू प्लेन पास करें तो फ्लक्स 0 होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ऐसा था, यहां पे भी ऐसा ही है। तो अब इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जब फ्लक्स हाईएस्ट होगा थीटा 90 पे, जब फ्लक्स हाईएस्ट होगा तब जाके टॉर्क 0 होगा, और जब फ्लक्स 0 होगा, जब फील्ड लाइंस पैरेलल टू प्लेन ऑफ कॉइल पास करें तब टॉर्क हाईएस्ट होगा। तो फ्लक्स 0 तो टॉर्क हाईएस्ट, NIAB। फ्लक्स हाईएस्ट जब प्लेन परपेंडिकुलर होगा, B इंटू A होगा फ्लक्स, उस सिचुएशन में जाके टॉर्क 0 होगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, फ्लक्स हाईएस्ट तो टॉर्क 0, फ्लक्स 0 तो टॉर्क हाईएस्ट, राइट। हाँ, इस थीटा से कंफ्यूज मत होना, यहां पे जो थीटा है वो B और एरिया वेक्टर के बीच में, फिलहाल हमने उस थीटा को यहां क्या लिखा हुआ? अल्फा। ये मैं बेसिक फॉर्मूला लिख रहा था, बेटर मैं यहां पे भी अल्फा लिख देता हूं, क्योंकि इस केस में हम नॉर्मल या एरिया वेक्टर के साथ जो एंगल बन रहा है उस एंगल को हम अल्फा से डिनोट कर रहे हैं, राइट। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। सो दिस वाज टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसी के बेसिस पे हम पढ़ेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर इज अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट स्मॉल करंट्स इन अ सर्किट। सिर्फ करंट नहीं बल्कि करंट की डायरेक्शन भी, इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है। फिर गैल्वेनोमीटर को ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं एमीटर में, जो अगेन करंट मेजरिंग डिवाइस है बट लार्ज करंट्स को मेजर करने के लिए। और उसको वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो भी हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। हालांकि इस साल तो आपके प्रैक्टिकल से आप बच गए हैं, बट प्रैक्टिकल्स भी इसके बेस, आपके सिलेबस में इसके बेसिस पे काफ़ी सारे प्रैक्टिकल्स हैं सेक्शन ए में। तो अगला कंसेप्ट, अगला टॉपिक जो हमारा होगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और उसकी कन्वर्जेंस, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे, नो डाउट्स आपके स्कूल के टीचर्स ने अलग पैटर्न पे पढ़ाया होगा, बायट सावर्ट लॉ पहले पढ़ाया होगा, देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट कंडक्टर, सर्कुलर कॉइल, ये सब चीज़ें आपने पहले पढ़ी होंगी, बट यहाँ पे मैं वो बाद में कराने चाह रहा हूँ। क्यों बाद में कराने जा रहा हूँ? मैग्नेटिक फील्ड B को डिफाइन करने के लिए फोर्स का फॉर्मूला जरूरी था, QVB sin थीटा,
और जब हमने फोर्स पढ़ा तो आप देखिए अभी तक हम सिंपली फोर्स से बाहर नहीं निकले हैं, आज भी हम फोर्स ही पढ़ रहे हैं। फोर्स की वजह से टॉर्क एक्ट किया, और जब टॉर्क आ गया तो इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे काम करता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। वहां पे भी करंट कैरिंग कॉइल है, एक फील्ड के अंदर रखी है, ठीक है, वो बड़ी सारी चीजें मैं आगे डिस्कस करूंगा। फील्ड रेडियल होगा, टॉर्क एक्ट करेगा, वो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सब कनेक्टेड टॉपिक्स हैं, इसलिए मैं इकट्ठा लेके चल रहा हूं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।